Welcome learners, today we are going to discuss BSSS 183 life skills. In this course we are focusing today on digital skills, and in continuation of our previous video we will continue where we left. But before we begin with the new topic, let me introduce our expert, Dr. Nidhi Devatia. Nidhi, welcome. She is at the moment Associate Professor at School of Global Affairs, Ambedkar University, Delhi. She was here with us at IGNOU and was part of this course development. Nidhi, we'll begin where we left in the previous session. But before that, let me give a recap the conversation and then we'll proceed further. We were discussing the ICT, Information Communication Technology, and the Information Communication Technology we were discussing the computer, and then we reached to the World Wide Web. और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आपसे जब हम लोगों ने पिछला सेशन खत्म किया था. ये बात मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लर्नर्स को कंटिन्यूटी में समझ में आएगा कि ये बात पिछले जो लेक्चर्स हुए तो उनसे जुड़ी हुई है, उसके सहारे उनको समझने में आसानी रहेगी. जब हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, www की बात करते हैं, तो उसके संग हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग, कि उसको एक्सेस करने के लिए जिस इन्फॉर्मेशन की बात हम लोग वहाँ कर रहे थे उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट और व्हाट इज दिस टर्म मीन द वेब ब्राउजिंग? सी वेब ब्राउजिंग तो इसको आप दो हिस्सों में बांट लीजिए. एक वेब हो गया जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट फॉर्म में वेब बोल देते हैं, और एक हो गया ब्राउजिंग. ब्राउजिंग शब्द आता है ब्राउज से. सो कोई भी चीज़ हमें ढूंढनी है तो उस समय हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं कि कहाँ पे है वो ढूंढ रहे हैं. 10 अगर चीज़ें हैं एक दुकान में तो कौन सी एक चीज़ हमें चाहिए, इस किस्म से. सो जो वेब ब्राउजिंग है वो एक वेब ब्राउज़र के थ्रू की जाती है, और वेब ब्राउज़र जो है वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. हमने अपने पुराने सेशन में ये मेंशन किया कि सर्च इंजन्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक सर्च इंजन होता है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वेब ब्राउज़र भी होता है. तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हुआ करता था. और हम अगर मैकबुक की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उसके अंदर हमें सफारी मिलता है. तो वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम जो है वो गूगल का है. बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिलाया कि गूगल, क्योंकि हम गूगल सर्च काफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि हमने पिछले सेशन में भी काफ़ी बात की. तो गूगल का भी अपना एक वेब ब्राउज़र है और वो है गूगल क्रोम. आप मैं आई एम श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लर्नर्स ने कभी ऐसा फेस किया होगा कि कोई वेबसाइट आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे, और वो गूगल क्रोम पे काफ़ी बेहतर काम करती है. कभी कभी पॉपअप आ जाता है कंप्यूटर पे सर्च करते हुए कि आपकी ये वेबसाइट सपोर्टेड नहीं है आपके वेब ब्राउज़र से, तो आप प्लीज़ इसको गूगल क्रोम में खोलिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसके. तो इसका मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी बनाई जाती हैं जो बहुत अच्छे से ऑप्टिमली नहीं ऑपरेट कर पाती हैं कुछ वेब ब्राउज़र पे, क्योंकि वेब ब्राउज़र के अपने अपने फीचर्स होते हैं. तो जो वेब ब्राउज़र है उसकी मदद से हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, मतलब उसकी मदद से हम सर्च कर पाते हैं चीज़ें. हम कोई वेबसाइट पे जाना है हमें, तो हम वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और वो वेबसाइट का एड्रेस लिखने से हमारे को उस वेबसाइट पे पहुंचा दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पे पहुंचाया जाएगा वेब ब्राउज़र के द्वारा, जो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. थैंक यू वेरी मच. जब हम लोग वेब ब्राउजिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर, अलग अलग सर्वर्स के ऊपर स्टोर है, उन तक पहुंचने के लिए जो मीडियम हम यूज़ करते हैं उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं. और ब्राउजिंग हुई कि उसके अंदर हम कैसे खोज कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं. ये बात ध्यान रखने वाली है, उस पर बात हम लोग अभी करेंगे भी, कि खाली सूचना की उपलब्धता इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप किस इन्फॉर्मेशन को पाना चाह रहे हैं. जितने साफ आपके सर्च के शब्द होंगे उतनी आसानी से, अपनी सफाई से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी. यदि इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताइए कि सर्च अपने आप में एक आर्ट है, वो अपने आप में एक टेक्निक है, उसमें क्या बच्चों को सीखना चाहिए या कर्म को मालूम होना चाहिए? सो देखिए, सर्च, मुझे कोई चीज़ करनी है तो मुझे उसका सही शब्द पता होगा, तो मुझे सही शब्द कंप्यूटर ढूंढेगा और ढूंढ के वो सारे डॉक्यूमेंट्स देगा जिनमें वो शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा. अगर मैं शब्द ही ठीक इस्तेमाल नहीं करूँगी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कीवर्ड्स बोल सकते हैं, तो अगर आप सर्च वर्ड्स या कीवर्ड्स ठीक से नहीं डालेंगे अपने सर्च इंजन के ऊपर, तो आपको सही किस्म की इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी.
तो मैं यहाँ पे छोटा एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड एक टर्म सोचनी है या पता करना है, उस टर्म का मैं नाम दे देती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट लेटर से, कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, या आप इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहते हैं, पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब तक आप सही शब्द नहीं लिखेंगे सर्च इंजन के ऊपर, तब तक आपको वो सर्च इंजन सही किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दे के आ पाएगा, और जिस वजह से आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको क्या इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो कीवर्ड है या सर्च वर्ड जिसको हम कह रहे हैं, वो छोटा, साफ, क्लियर शब्द होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखना चाहते हैं उसके ऊपर सर्च इंजन पे, तो वाक्य भी बड़ा अच्छे से बना होना चाहिए। तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पॉवर्टी, अब ये लिखेंगे अगर, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके कंपैरिजन में कि आप सिर्फ पॉवर्टी शब्द लिखें। या अगर आप चाहते हैं कि पॉवर्टी को या गरीबी को कैसे हम दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो आप उस तरीके का सेंटेंस बना के उस पर लिखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे लर्नर्स के लिए, क्योंकि लर्नर्स को काफ़ी ज़रूरत रहती है एकेडमिकली रिटन आर्टिकल्स की, रिसर्च आर्टिकल्स की भी सर्च करने के लिए। तो उसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन के लिए, और वेब ब्राउज़र उनका गूगल क्रोम है, और वो आप चाहे आपके पास गूगल क्रोम नहीं भी हो और आपके पास में सफारी हो या आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट एज हो वेब ब्राउज़र, उसमें अगर आप सर्च करेंगे, और सर्च इंजन भले ही गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर पाता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी, आपने देखा है हर कंप्यूटर में हम गूगल सर्च खोल सकते हैं। तो स्कॉलर पे भी जाके सर्च करें। अब गूगल स्कॉलर क्या है वो एक अलग डिटेल है, उसके अंदर बस मैं ये कहना चाहूँगी अभी के लिए कि एकेडमिकली रिटन आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, साइंटिफिकली रिटन आर्टिकल्स आपको वहाँ मिल जाते हैं, और एकेडमिक वर्ल्ड में काफ़ी उसका इस्तेमाल है, तो हमारे लर्नर्स उस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी सर्च को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, और गूगल स्कॉलर किस रूप से आपको एकेडमिक आर्टिकल्स को या एकेडमिक मटेरियल को सर्च करने में हेल्प करता है। मैं निधि जी की बात को और थोड़ा सा जो लाइब्रेरी का हम लोग एग्जांपल दे रहे थे उसके सहारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब हम लोग वेब ब्राउज़र के सहारे कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे पॉवर्टी की बात कर रहे थे हम लोग, अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम एक लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं, हम उस लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं, और उस लाइब्रेरी में अगर जो लर्नर्स लाइब्रेरी गए वो देख सकते हैं कि आपके पास एक विषय के ऊपर कई किताबें होती हैं, तो उस शेल्फ के ऊपर मल्टीपल किताबें अवेलेबल हैं। तो जो सर्च इंजन है, जो ब्राउजिंग के सहारे आपके पास जो अलग अलग लिंक आते हैं, वो उन अलग अलग किताबों के रूप में आपके सामने आते हैं। फिर आपको चूज़ करना है कि कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सी रिलेवेंट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली मालूम है कि यही इन्फॉर्मेशन चाहिए या कौन सी किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से वो किताब उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ के ऊपर आप जानना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 2-3 किताबें, 4-5 किताबें दिखती हैं, जिसमें से जो आपको बेहतर लग रही है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस पर एकेडमिक काम पढ़ना है तो जैसा निधि ने कहा कि आप उसको गूगल स्कॉलर पर सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेहतर पाएंगे। तो वेब ब्राउजिंग हमको उस लाइब्रेरी में ले जाती है, और लाइब्रेरी में ले जा करके हमको उस शेल्फ पे खड़ी कर देती है, जिस शेल्फ के ऊपर खड़े होकर के हम ढूंढ सकते हैं कौन सी किताब हमारे लिए रेलिवेंट है। यहाँ एक बात और मुझे ज़रूरी है जिस पे मैं निधि के कमेंट चाहूँगा कि कभी कभी हम डेफिनेशन ढूंढते हैं, और जो हमारा सर्च इंजन है वो एक खास डेफिनेशन हमको दे देता है। क्या उसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, या उसको हम कैसे रिफाइन करें, या क्या हम एक ही डेफिनेशन को फाइनल डेफिनेशन मान सकते हैं? डेफिनेशन से मैं जी जानूंगी कि आप फॉर एग्जांपल आप पॉवर्टी की डेफिनेशन की अगर बात कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बिल्कुल। सो हमें कौन सी डेफिनेशन चाहिए आपके पास में, मान लेते हैं 5 डेफिनेशन सर्च इंजन ने आपको सामने लाके दी, आप कौन सी डेफिनेशन के साथ जाना चाहेंगे अपने काम में, वो डिसीजन आपका ही है। लेकिन उसमें मदद ये चीज़ आपकी कर सकते हैं कि आप एक क्रेडिबल सोर्स की डेफिनेशन को उठाएं। मैं ये नहीं चाहूँगी यहाँ पे कि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ही पकड़ के आगे चलें, लेकिन ये आपको देखना है कि आप किस इंस्टीट्यूशन की दी गई डेफिनेशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको उसके लिए वो सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का, चाहे वो गवर्नमेंट सोर्स है चाहे प्राइवेट सोर्स है, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी ही पड़ेगी।
थैंक यू वेरी मच। मैं दो बातें यहाँ लर्नर्स को खास तौर पर बताना चाहूँगा। आप जो भी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हो उसका वो सोर्स जहाँ से आप यूज़ करें उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन अथेंटिक हो जाएगी कि ये वाली डेफिनेशन इस पर्टिकुलर किताब से या इस पर्टिकुलर वेब के सोर्सेज से मिली है, वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात जो निधि जी बोलनी थी, मैं उसको और साफ करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं, मान लीजिए हमने सर्च में पॉवर्टी डाली, सो पॉवर्टी कोई अपने आप में यूनिवर्सल वर्ड नहीं है। पॉवर्टी इन इंडिया कैन बी डिफरेंट नोशन एंड पॉवर्टी इन यूएसए कैन बी वेरी डिफरेंट नोशन। सो आपको अपनी सर्च में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो हम किस पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। पॉवर्टी को कई और तरीकों से भी डिफाइन किया जा सकता है कि खाने के लिए नहीं मिल रहा है, या मकान नहीं है, या और मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। सो पॉवर्टी इन दैट सेंस बिकम्स अ वेरी वाइड टर्म। तो मैं लर्नर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, निधि से भी समझने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए हम पॉवर्टी को ही सर्च कर रहे हैं, सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको और कैसे साफ कर सकते हैं और कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पावर्टी देख रहे हैं अपने देश में, तो आप पावर्टी के साथ में ये भी कीवर्ड ऐड करिए, इन इंडिया। आप किसी और देश की पावर्टी देख रहे हैं तो आप उस टर्म को इस्तेमाल करिए सर्च इंजन में, तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट आप इन जनरल जानना चाहते हैं कि भाई गरीबी क्या होती है, तो आप सिर्फ पावर्टी लिख दीजिए, तो आपको इन जनरल जो एक सामान्य तौर से आपको मिलेगा पावर्टी का अंडरस्टैंडिंग, वो इस किस्म के रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 2000 से और 2020 तक की गरीबी देखनी है अपने देश में, तो आप उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन भी डालिए, जैसे कि पावर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2020। तो इससे आपकी और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा फोकस्ड सर्च हो जाएगी और आपको अपने काम के लिए काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिल जाएंगे। मैं इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाना चाहूँगा और शायद हमारे लर्नर्स ज़्यादा उससे रिलेट भी कर पाएंगे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है और मैं ट्रेन में सर्च कर रहा हूँ कौन सी ट्रेन जा रही है। जैसे आप टाइम टेबल देखते हैं, सर्च करते हैं कौन सी ट्रेन जा रही है, आप ये देखते हैं कितने बजे पहुँच रही है, कि कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, या कौन सी ट्रेन कितने बजे जाती है, आपको कौन सी ट्रेन सूट कर रही है। सो बहुत सी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती हैं, आप इन्फॉर्मेशन को कैसे पाना चाह रहे हैं और क्या उसका आपका इस्तेमाल है। वो इस्तेमाल आपको डिफाइन करेगा कि कैसे आप अपने सर्च को ज़्यादा रिफाइन करें। इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे चर्चा करना चाह रहा हूँ अपनी दूसरी बात पे शुरू करने से पहले, कि जब हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं तो उसको हम रिफाइन करते जाते हैं और अपनी बात तक पहुँच रहे होते हैं। यहाँ के ऊपर ये बात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग निधि, तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि बहुत सी रिसर्च ऐसी हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है। इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने गाइडेंस हैं, मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है उसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। एक वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो हमारी अपनी है, जिसको मैं अपनी चॉइस से अपने से जुड़े लोगों तक भेज सकता हूँ, एंड इट विल बी माई चॉइस। दूसरी इन्फॉर्मेशन वो है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो अपने सर्च इंजन के सहारे कहा अवेलेबल है। लेकिन मान लीजिए कोई, मैंने आपको इनवाइट किया, वो जो ऑप्शनल इनवाइट मैंने निधि जी को भेजी मैंने डिजिटल वर्ल्ड से ही है, उनको एक ईमेल गई है, उन्होंने उसको एक्सेस किया है, बट वो प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और पब्लिक इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग अलग समझ सकते हैं और उसकी क्या रिलेवेंस है इन द लार्जर डिजिटल वर्ल्ड। जी, सो मयंक, ये बात हम थोड़ा कम्युनिकेशन की तरफ में बढ़ गए हैं डिस्कशन में अपने। तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसा एग्जांपल दिया मयंक जी ने कि अगर इनवाइट करना है आपको किसी को, तो आप किस माध्यम से इनवाइट करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में। पुराने समय में वही लेटर है, आप फिर आईसीटी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप फ़ोन कर सकते हैं किसी को। लेकिन अब जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो किसी को इनवाइट करना है आपको किसी प्रोग्राम के लिए, किसी इवेंट के लिए, तो आप उस इनवाइट को डिजिटली कैसे भेज सकते हैं। तो ये इनवाइट बात करता है पर्सनल कम्युनिकेशन की, जो मैम जी ने कहा। पब्लिक कम्युनिकेशन का हिस्सा ये नहीं है, क्योंकि हम किसी एक इंसान को भेज रहे हैं या एक ग्रुप को भेज रहे हैं इनवाइट। तो इनवाइट करने के तरीके हो सकते हैं डिजिटली। एक तरीका है कि आप पोस्टर बनाएंगे छोटा, इनवाइट बनाएंगे छोटा सा, कुछ ब्रोशर चीज़ें बनाएंगे। अगर आप एक बिजनेस से रिलेटेड हैं और आप कुछ बेचना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस, ये चीज़ भी डिजिटली ही बनेगी और बनने के बाद में ये भेजी भी डिजिटली जा सकती है आसानी से।
भेजने के लिए आपको सर्विसेज की, एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें से कि एक डिजिटल मेन कम्युनिकेशन का जो हिस्सा है वो मैम जी है ईमेल जी। सो ईमेल के थ्रू आपका, अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो ईमेल के थ्रू हम इनवाइट भेज सकते हैं। ये एक माध्यम है, ऐसे कई माध्यम हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में जिससे कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी इंसान तक पहुंचा पाएंगे जिसको आप चाहते हैं। वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंट एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स के। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात दी बोल रही हैं और इसको हम लोगों को, स्पेशली लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर www के सहारे ही हम अपनी ईमेल भी भेज रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सनल होती है। सो जो डेटा हमारे पास है वो उसी कंप्यूटर के अंदर सेव है। जिस कंप्यूटर के सहारे हम बाकी बातें पब्लिकली शेयर कर रहे हैं वो उसी के अंदर शेयर है, बट वो रिजर्व है, वो एक जगह अलग रखा हुआ है। सो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर, इसके बारे में हम लोग आगे अपने दूसरे लेक्चर्स में बात भी करेंगे जहाँ हम लोग एथिक्स के बारे में बात करेंगे, कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि ना तो हम अपनी प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन पे डालें और ना ही दूसरे की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करें। मैं इस बात को इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हम जब कम्युनिकेशन की बातचीत हो रही है तो सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाह रहे हैं। एक आपको सोशल मीडिया क्या होता है और कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज बढ़ रहा है, इसके बारे में दीजिए आप क्या कहें। ये तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट सवाल है मयंक जी, बिकॉज़ सोशल मीडिया हम अपने आसपास काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी कनेक्टेड भी हैं हम सोशल मीडिया पे, लेकिन स्टिल हमारे लर्नर्स को एक अच्छा अंदाज़ देने के लिए और अच्छा तरीका बताने के लिए कि सोशल मीडिया है क्या, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया डिजिटल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। जैसे कि ईमेल था, ऐसे सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? सोशल मीडिया का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, प्रोसेस हो रही है हमारे मशीन्स पे, उसको हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात हो गई आईसीटी के सीटी पार्ट की। सीटी पार्ट हुआ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी में जो सीटी पार्ट है यहाँ पर कम्युनिकेशन, उसके अलग अलग तरीके हैं। एक पब्लिक डोमेन में आप जाके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी की बात सुनना चाहते हैं, उसके लिए भी डिजिटल वर्ल्ड ही हमारे को काफ़ी मदद कर रहा है आजकल। तो सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा है। सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ कि एक एप्लीकेशन या एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचा सकता हूं, दूसरे की कैसे सुन सकता हूं और कैसे मैं एक कम्युनिटी की फीलिंग लेके आ सकता हूं और कनेक्टेड रह सकता हूं आसपास के अपने लोगों से। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो हम लोग वेब ब्राउजिंग के ऊपर किसी खास जैसे पॉवर्टी को सर्च कर रहे थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सोशल मीडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ के ऊपर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ और इट्स अ मल्टीपल पार्टिसिपेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट वन टू वन पार्टिसिपेशन की बातचीत हो रही है। तो सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ के ऊपर आप जो भी कुछ शेयर कर रहे हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी विजिट करेगा, जब भी विजिट करेगा उसको वो उपलब्ध हो जाएगी। उसके अंदर फिर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाते हैं और वो कम्युनिकेशन का माध्यम इसलिए हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए सीटी के ऊपर बहुत जोर दिया निधि ने, कि वो आपने जो इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की उसके ऊपर दूसरा रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। उसके जो एथिक्स है उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इसमें मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाह रहा था जिसके ऊपर हल्का सा निधि ने हम लोग को इंडिकेट किया था, लेकिन उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो भी सोशल मीडिया का एक रूप है। खाली डिजिटली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हम सोशल मीडिया नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो हमारे अखबार हैं जो प्रिंट होकर के आ रहे हैं वो भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो वन वे इन्फॉर्मेशन है जिसके सहारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आप लोग को याद होगा जो लोग अखबार देखते हैं कि अखबार के अंदर अक्सर लेटर टू एडिटर भी आता है, जिसके अंदर जो रीडर है वो अपनी बात एडिटर के सहारे सबसे शेयर कर रहा होता है। तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म वो भी है और डिजिटल रूप में अवेलेबल होने के साथ साथ वो प्रिंट रूप में भी हमारे सामने अवेलेबल होता है। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सोशल मीडिया अपने आप में वो प्लेटफॉर्म बन गया जिसके सहारे हम अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और हम उससे अपना प्रचार भी करते हैं, हम अपने एडवर्टाइज भी करते हैं। इसलिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है मार्केटिंग की दुनिया में भी। लेकिन मार्केटिंग के संग संग
ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का भी एक माध्यम बनता जा रहा है। हम उसके बारे में चर्चा जब हम सोशल मीडिया पे इन पर्टिकुलर एक सेशन करेंगे, उसके ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी हम उस डिटेल के ऊपर आपसे बात करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ जो हम डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर निधि जी ने भी इंसिस्ट किया, हमें इंडिकेट किया था कि ईमेल प्राइवेट कन्वर्सेशन का एक रूप है और जो सोशल मीडिया है वो पब्लिक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट भी रख सकते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए मैम जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि कुछ लर्नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि ईमेल सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं करता है। आप ईमेल भी पूरे ग्रुप को कर सकते हैं एक साथ। आप एक ही मैसेज अपने काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगेन बहुत ही जल्दी, आपको हर एक को अलग अलग मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक हिस्सा है ICT का जो हमारी लाइफ काफ़ी आसान बना देता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो फेसबुक एक है, व्हाट्सएप एक है, इंस्टाग्राम है एक, जो काफ़ी लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं अपनी डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड। जो मयंक जी कह रहे हैं कि आप क्या उस पर डालें अपनी इंफॉर्मेशन, क्या नहीं डालें। यस, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो यूज़र है। लेकिन अगर एक रिस्पॉन्सिबल यूज़र कोई चीज़ प्रमोट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन डालना चाहता है तो प्रमोशन भी वहाँ की जा सकती है, जो हम आजकल काफ़ी देख रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। अब व्लॉग है, यूट्यूब है, ब्लॉग है, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया जैसा कि नाम बता रहा है सोशल, तो ये सोसाइटी को, कम्युनिटी को जोड़ने का एक तरीका है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में। हम बिना डिजिटल वर्ल्ड की जब बात करते हैं, आम दिनचर्या की अपनी बात करते हैं और हम हटा दें अगर ICT को हमारे एक दिन से, तो बाकी किस्म का जो काम है हमारा सारा, वो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आता है। और हमारे समाज में हम लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की विचार समझते हैं, तो ये सभी चीज़ें सोसाइटी का और सोशल पार्ट है। बट इसी को जब आप डिजिटल वर्ल्ड में देखते हैं तो उसका एक पैरेलल रूप है जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। और सोशल मीडिया हमारे को डिजिटल वर्ल्ड में लोगों से कनेक्ट करता है। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि जैसे हम लोग पहले मिलते थे या इकट्ठे होते थे, वो इकट्ठा होने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। तो ये जो बात अभी निधि जी बोल रही है, सोशल मीडिया की ये जो एक गैदर कर सकते हैं, हम ऐसी मीटिंग में जाते हैं जहाँ हम चुप भी बैठ सकते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने व्यूज़ वहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम फेसबुक के ऊपर जा रहे हैं या हम इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहे हैं, सो वी कैन बी फॉलोवर ओनली। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम उसके अंदर अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हैं। चाहे तो हम उसमें शेयर भी कर सकते हैं। जब हम लोग फेसबुक ऐसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और निधि आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे बहुत देखे गए हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में उसके बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। वो समय जब दुनिया बहुत मोबाइल हो गई है, बहुत से दोस्त, जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ने के लिए बड़ौदा गया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, फिर मैं अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही मेरे जो दोस्त मेरे संग पढ़ रहे थे, कोई बॉम्बे चला गया, कोई बाहर चला गया, वो बाद में सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म के सहारे वापस जुड़ पाए, जो शायद पहले नहीं पॉसिबल था। कि मान ली मेरा कोई दोस्त चला गया, उसके पास तो मेरे हॉस्टल का एड्रेस था, उसके पास मेरे घर का एड्रेस नहीं था, किसी वजह से वो मान लिया ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो मुझे कैसे कांटेक्ट करेगा, या मेरे पास उसका ऑस्ट्रेलिया कोई कांटेक्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म बन गए, वो मीटिंग प्लेस बन गए, जहाँ के ऊपर लोगों ने अपनी प्रोफाइल डाली कि मैं सो एंड सो, मैं मयंक कुमार, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता था, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, या मैं आजकल यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के देखा, उसको मयंक दिखे, शक्ल भी बदल गई हम लोग की, लेकिन उसने वहाँ के ऊपर देखा कि मयंक वहाँ पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस साल में पढ़ते थे, जिसके आसपास वो वहाँ था, और उसके सहारे हम लोग जुड़ सकते हैं। ये जो ताकत इससे मिली है, इसको आप कुछ और इस पर कमेंट करना चाहेंगी? देखिए, आपने ये बात की है तो इसमें मेन पार्ट ये है कि हम कम्युनिटी की फीलिंग देख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिटी की फीलिंग की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक जगह बैठकर सभी जगह से कनेक्शन हम प्राप्त कर लेते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, इसीलिए ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पुराने दोस्त कहीं और रहते हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, वो डिजिटल वर्ल्ड की मदद से डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के अलावा कम्युनिकेट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी बात है।
और कम्युनिकेट करने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स और सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। बट फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए है अपनी हर डिवाइस में, तभी आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है सोशल मीडिया पे वो हमारे ही हाथ में है। हम वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो मशीन में डिवाइस में स्टोर होगी, प्रोसेस होगी, लोग देख पाएंगे। इसमें छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहती हूँ मैम जी कि इंटरैक्शन, हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की, वर्चुअल वर्ल्ड की, तो इंटरैक्शन कैसे पॉसिबल है। इंटरैक्शन के लिए छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप यूट्यूब देखें माने और एक वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक का एक बटन होगा, सब्सक्राइब का एक बटन होगा। वो बटन किस लिए बनाया गया है? वो कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत अच्छे से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। और इसीलिए जो ताकत है सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन की, इस ताकत की वजह से ही सभी लोगों को ये काफ़ी रेलिवेंट लगता है। और काफ़ी लोग मेजॉरिटी आई वुड से इन इंडिया, दे आर एबल टू यूज सोशल मीडिया, दे आर एबल टू कनेक्ट। और अलग अलग भाषाओं में भी कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डिजिटल वर्ल्ड का। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इसके कुछ और डायमेंशन शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर फिर आपके कमेंट भी चाहूँगा। इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी भी अपने को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। अपने नए कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, अपने नए प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, या हम कुछ एग्ज़ाम जब शेड्यूल कर रहे हैं उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं, असाइनमेंट कब जा रहा है, सो हम वैसी इंफॉर्मेशन भी लगातार शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे जो बात मैं निधि जी उस पर कमेंट भी चाहूँगा कि एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अपेरेंटली इट्स इंस्टेंट मैसेजिंग कि आपने मैसेज डाला उस ग्रुप के ऊपर पहुँच गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको देखना था उन्होंने उस वक्त देख लिया। इट्स अवेलेबल, आप बाद में भी देख सकते हैं। सो फ़ोन की तुलना में, या जैसे फ़ोन से अगर मैं कंपैरिजन करूं कि फ़ोन जब आप करते हैं तो सामने वाले को इमीडिएटली बात हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उस जगह जाके अपनी बात रख देते हैं, फिर जब निधि ने उसको विजिट किया तब वो उसको देखेंगी। हो सकता है ये उस वक्त उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो तो ये वहाँ देख लेंगी, वरना वो उस पर बाद में देख सकती हैं। इसके साथ साथ अगर ये लिमिटेशन है तो इसकी ताकत भी ये है कि बाद में भी जब निधि आएंगे तो उनको वो मैसेज वहाँ देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने फ़ोन किया और ये उपलब्ध नहीं है तो ये उस फ़ोन का जवाब उस वक्त नहीं दे पाएंगी, और मिस कॉल अगर नहीं देखी तो ये उस पर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी, या मेरा मैसेज तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक ये मुझसे मिस कॉल पे वापस बात ना कर लें। बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अगर कोई मैसेज भेजना था कि ये मीटिंग रिशेड्यूल हो गई है, न केवल निधि को बल्कि पूरे ग्रुप को भेजना था, उस पूरी कम्युनिटी को भेजना जिसकी आप बात कर रही हैं। सो इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है, बट अ वे ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अ प्रॉपर अ लार्जर प्लेटफॉर्म टू शेयर कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस पे मैं ये कहूँगी कि काफ़ी हद तक आपके पास, एक यूज़र के पास ये ऑप्शन है कि वो किन लोगों को भेजना चाहता है, वो उनको चूज़ कर सकता है, पिक कर सकता है, वो ग्रुप बना सकता है। ग्रुप के अंदर वही लोग जिन तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, या जिन तक वो इन्फॉर्मेशन ना जाए वो मैं लोग कैसे एक्सक्लूड करूं, कैसे हटा दूं उस ग्रुप से, वो सारे फीचर्स हमें इन सोशल मीडिया ऐप्स पे मिलते हैं। सोशल मीडिया आज की दुनिया में ना तो सिर्फ कम्युनिटी की फीलिंग और एक दूसरे से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन, अपनी मार्केटिंग, ये सब आप कर सकते हैं, जिसका कि फ़ायदा काफ़ी लार्ज स्केल पे उठाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मतलब जो बात हम लोग बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उसमें एडवर्टीजमेंट के रूप में जाना चाह रहे हैं या अपनी बात को प्रचारित करना चाह रहे हैं या आप अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो आप अपनी इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए जो रिलेवेंट है, वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत पर्सनल है। ख़ास तौर पे फोटोग्राफ्स को लेकर के मैं ख़ास तौर पे लर्नर से कहना चाहूँगा कि वो बहुत केयरफुल रहें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेटली अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करने में। ये वैसे उनका अपना निर्णय है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन एज अ यूज़र ऑफ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी वो फ़ोटो अगर आपने पब्लिकली एक्सेस करा दी है तो उसके बहुत से वो वाले इस्तेमाल भी हो सकते हैं जो आप नहीं चाह रहे थे या जो आपने कभी सोचे नहीं थे। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आमतौर के ऊपर पब्लिक हो जाती है, और चूंकि जब पब्लिक हो जाती है तो उसके ऊपर आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है, उसको और कई जगहों से देखा जा सकता है।
इसको हम लोग बाद में डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में भी आपसे बात करेंगे कि आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बन जाता है, उसको इरेज करना आसान नहीं होता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत केयरफुल रहें कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। निधि जी, आज हम लोग सोशल मीडिया की इसी बात के ऊपर अपनी बात रोक रहे हैं। इसकी जो और डायमेंशंस हैं, इसमें क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए या कौन से हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।